हेलो एवरीवन। हम लोग एस के पांडे की जो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास टोटल 6 सीरीज़ आ गई है और एक्चुअली इसको आराम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि ये सबसे बोरिंग चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का और सबसे उलझाऊ चैप्टर है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए और जहाँ नहीं है वहाँ याद कर लीजिए, लेकिन थोड़ा तब भी समझना ज़रूरी है। बहुत फंसता है मराठा तो और ज़्यादा परेशान करता है। हालांकि सवाल कुछ ही एरिया से आते हैं, बट एक बार एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। तो मराठा को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। एक जब पेशवा का टाइम स्टार्ट होता है वहाँ तक, और एक जब शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी होते हैं वहाँ तक। तो इन दोनों फेज को हम लोग करेंगे। इसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी तक हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। बड़े आराम आराम से सुनिएगा, सुनने से ही सबसे ज़्यादा काम आएगा ये। देखिए, मराठा के इतिहास जो है उसको मोस्टली 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक औरंगजेब की मृत्यु तक। क्यों? क्योंकि साहू साहू जो संभाजी का बेटा था, संभाजी को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में साहू को भी औरंगजेब ने अपने किले में बंद कर दिया था। संभाजी शिवाजी के बेटे थे और साहू उनका पोता था। तो संभाजी को अरेस्ट तो कर ही लिया गया था, लेकिन बाद में जो था साहू को भी, छोटे थे 7 साल के थे उसी समय, उनको भी पकड़ लिया गया था। हालांकि उनको राजा की पदवी दी गई थी, लेकिन तब भी पकड़ लिया गया था, औरंगजेब के कैद में थे। जब औरंगजेब एक्सपायर करते हैं तब इनको आलम शाह छोड़ते हैं। तो वहाँ तक एक एपिसोड है, उसके बाद का दूसरा एपिसोड है। यानी यहाँ तक ताराबाई तक का जो टाइम है, ताराबाई का नाम सुनते हो, राजा राम का नाम सुनते हैं, एकदम दिमाग कंफ्यूज हौच पौच हो जाता है। तो उस समय का ये फेज़ है। दूसरा भाग इसके बाद का होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें पेशवा का शासन आता है। ठीक है, उस समय छत्रपति, जो शिवाजी ने छत्रपति की टाइटल ली थी, इनके जो भी राजा होते हैं वो छत्रपति कहलाते हैं। तो उनका शासन नाम मात्र का रह गया और पेशवा जो था वो रियल फाउंडर हो गया। मराठा का उत्थान 17वीं शताब्दी में मराठा का उत्थान होता है। ग्राफ या अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसके अनेक कारण बताए। ग्राफ ने तो कहा कि आकस्मिक अग्निकांड की भांति, जैसे आग लगता है ना, अचानक से फैल जाता है, उस तरह से फैला। जादूनाथ सरकार, एमजी रानाडे और कुछ और लोगों ने मराठा के उत्थान के पीछे हिंदू विरोधी नीति जो औरंगजेब की थी उसको कारण मानते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी उसने भी मराठा को मजबूत किया। गोविंद रानाडे ने अपनी किताब राइज ऑफ द मराठा पावर के अंदर वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको इम्पोर्टेंस दिया है। शिवाजी ने हिंदू पातशाही को एक्सेप्ट किया। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए इन्होंने ओथ लिया, व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी भी धारण की। यहाँ पे कई सारे धार्मिक आंदोलन के संत जैसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास की शिक्षाओं के कारण भी मराठा का उदय हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने अपनी एक किताब दसबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया, यानी कर्म दर्शन का उपदेश दिया, और शिवाजी के बेटे संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म, याद रखना, महाराष्ट्र धर्म प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये महाराष्ट्र धर्म क्या होता है? तो महाराष्ट्र धर्म का मतलब है एक ऐसा उदार धर्म जिसमें जाति प्रथा ना हो, महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छा हो, कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति की बात की गई हो, बहुदेववाद को नियंत्रित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे महाराष्ट्र धर्म के अंदर थी। इसको प्रचार करने के लिए संभाजी के बेटे को कहा गया था। गुरु रामदास की दूसरी किताब का नाम आनंद भवन है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने भी इसको फायदा दिया, क्योंकि अकबर की जब डेथ हो जाती है तो मुगल साम्राज्य साउथ में कमजोर हो जाता है और इसने मराठों को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा शिवाजी का जो चमत्कारी व्यक्तित्व था, इसने भी मराठा समाज के अंदर उनकी जो पकड़ थी वो बनाई और एक सेना नायक के रूप में ये उभरे। अगर इसको आप मराठा के स्टार्टिंग की हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो सबसे पहले सज्जन सिंह आते हैं। एक्चुअली ये जो शिवाजी के पूर्वज हैं, ध्यान देना, शिवाजी के जो पूर्वज हैं
वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के हैं। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर जब अटैक किया था उस समय सज्जन सिंह वहां से महाराष्ट्र चले आए। तो सज्जन सिंह से ही इनकी स्टार्टिंग होती है। सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी का जो नाम है उनका नाम है उग्रसेन। तो 5वीं पीढ़ी में उग्रसेन आते हैं, इनके 2 बेटे हैं। कहानी एक्चुअली यहीं से शुरू होती है। पहला कर्ण सिंह और दूसरा शुभंकर। पहला कर्ण सिंह और दूसरा शुभंकर। ये जो शुभंकर साहब हैं, इनके जो वंशज थे वो भोसले कहलाएं। ठीक है, इनके वंशज भोसले कहलाएं और इनके ही पोते थे जिनका नाम था बालाजी भोसले। और बालाजी भोसले के 2 बेटे मालोजी और बिट्ठोजी। अब बालाजी भोसले के 2 बेटे मालोजी बिट्ठोजी। अब यहाँ शुभंकर से हम लोग स्टार्ट किए। मालोजी का क्या हुआ, एक बेटा हुआ, उनका नाम इन्होंने शाहजी रख दिया। मालोजी का एक बेटा था जिनका नाम शाहजी रख दिया। और मालोजी ने क्या किया, लखू जी जाधव के यहाँ नौकरी छोड़ दी और अहमदनगर सुल्तान के यहाँ नौकरी करने लगे। अहमदनगर के सुल्तान और मालोजी ने क्या किया, कुछ सेना वाना अपने पास रख लिया, कुछ घोड़े रख लिए और अहमदनगर के वकील मलिक अंबर ने इनको भी सेना के अंदर भर्ती कर लिया और पुणे और सुपा की इनको जागीर दे दी। शाहजी की शादी बाद में जीजाबाई के साथ हो जाती है। जीजाबाई कौन है, तो जीजाबाई जो है वो लखू जी जाधव की बेटी हैं। कंफ्यूजन, लखू जी जाधव की बेटी हैं और ये एक्चुअली जागीरदार हैं सिंहखेड़ के। लखू जी जाधव उनकी बेटी है। जब मालोजी की मौत हो जाती है तो शाहजी उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, शाहजी बनते हैं शाहजी का, लेकिन बाद में लखू जी और मलिक अंबर से नहीं बनता है। नहीं बनने का कारण है शाहजी का मतलब शाहजी का अपना एक व्यक्तित्व और अपनी एक मतलब मजबूत सेना के रूप में वो जाने गए। जहांगीर की भी सेवा किए हैं। किसने, शाहजी ने जहांगीर की सेवा भी किया है। और जहांगीर ने पहली बार मराठों को मुगल की सेवा में लिया है। आपने पहले जब मिडावल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहांगीर के टाइम में पहली बार मराठे मुगल की सेवा में आते हैं। तो ये एक्चुअली शाहजी ही थे जो उनकी सेवा में गए थे और उनको उमड़ा वर्ग में शामिल किया था। यहाँ पे होती है भातबाड़ी या मारबाड़ी की लड़ाई 1624 में। ये लड़ाई होती है मुगल और अहमदनगर के बीच। ठीक है, मुगल और अहमदनगर के बीच। मुगल की तरफ से परवेज महावत खां और बीजापुर की सेना थी और अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थी। इसमें अहमदनगर जीत जाता है और लाखू जी जाधव मुगलों की तरफ से थे, तो लखू जी जाधव भी एंटी हो जाते हैं इसके शाहजी के। और शाहजी और मलिक अंबर साथ में लड़ते हैं, लेकिन शाहजी की वीरता को देखकर मलिक अंबर को भी जलन होना शुरू हो जाता है। ये कहानी है और इसके कारण जो है दोनों मिल जाते हैं, लखू जी और अंबर। इधर शाहजी की कीर्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शाहजहां, जहांगीर में तो थे ही, शाहजहां में भी शाहजी जाते हैं मुगलों की सेवा करने। 2 साल वहाँ रहते हैं। शाहजहां ने उनको 5000 का मनसब भी दिया, लेकिन मन नहीं लगता उनका। दोबारा 1632 में ये वापस आ जाते हैं। जब वापस आ जाते हैं तो अहमदनगर के सुल्तान की तब तक, जिसको मुर्तजा प्रथम कहते हैं, अहमदनगर जो वापस आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इन्होंने क्या किया, उनके बेटे मुर्तजा द्वितीय को शासक बनाया जो 10 साल का था और खुद उसके संरक्षक बन गए। मतलब शासन अपने हाथ में इन्होंने संभाल लिया और शाहगढ़ को इन्होंने राजधानी बना दिया। लेकिन शाहजी और मुगल के बीच में होती है लड़ाई। होती है जिसमें समझौता हुआ और अहमदनगर मुगल को दे दिया गया। ठीक है, जब अहमदनगर इनको दे दिया गया और शाहजहां थे उस समय शासक, दे दिया गया, तो शाहजी क्या करते हैं, फिर से बीजापुर के सुल्तान की सेवा में पहुंच गए और बीजापुर के सुल्तान ने उनको कर्नाटक में 4 लाख की जागीर दी और बेंगलुरु का अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिया गया।
शाहजी वसवपट्टन नामक स्थान पर हिरण का शिकार करते समय घोड़े से गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसी शाहजी का बेटा शिवाजी है। 10 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में होता है। ये सब जो एसेंशियल फैक्ट्स है आप जानते हैं। वहाँ पे शिवनेरी देवी का मंदिर है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम शिवाजी रखा जाता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी है। शाहजी भोसले ही वंश के थे। शाहजी भोसले ही वंश के थे और माता जीजाबाई जो है लखू जी जाधव की बेटी थी, जो जागीरदार थे। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अपने पिता शाहजी के साथ जो बेंगलुरु में जागीर मिली थी वहाँ पे रहते थे। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ में अप्पा खां से युद्ध होती है और इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने का कारण था कि अफजल खां पे इन्होंने भरोसा किया। अफजल खां को संदेश मिलने के बाद भी इन्होंने सेना नहीं भेजी और संभाजी को मरना पड़ा। इसी के कारण शाहजी ने अफजल खां को मनुष्य नहीं बल्कि विषैला सर्प तक कह दिया। इधर शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। पूना और सुपा की जागीर वो देखते थे। शिवाजी के ऊपर उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास का अधिक प्रभाव था। तो ये सब यहाँ पे हो गया। इनकी शादी साईबाई के साथ 1640 में होती है। अब कहानी है कि जो शिवाजी हैं 1645 में शिवाजी ने बहुत सारा किला जीता और बहुत सारा किला जीता। उन्होंने जो राय डेरी पहाड़ी है उस पर रायरेश्वर महादेव मंदिर में देश की स्वतंत्रता और हिंदुत्व स्वराज की स्थापना का कसम भी खाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। शिवाजी का प्रारंभिक अभियान बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ ही था। उन्होंने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला, फिर तोरन का, फिर राजगढ़ का किला। तो ये एक सीक्वेंस था जिसमें ये जीतते चले गए और फाइनली पुरंदर का किला जीता, जहां पे नीलोजी नीलकंठ को उन्होंने किलाएदार बनाया। नीलोजी नीलकंठ को किलाएदार बनाया और फिर उन्होंने जावली की लड़ाई जीती और वहां पे मराठा सरदार चंद्रराव मोरे था। ये जो जावली की लड़ाई थी वहां पे मराठा सरदार चंद्रराव मोरे था और मोरे था जो शिवाजी के खिलाफ बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। इसीलिए शिवाजी के विश्वास पात्र ने कृष्णराव मोरे की हत्या कर दी और जावली पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर जुन्नार किला था, वहाँ पे अधिकार किया। जुन्नार किले पे अधिकार किया, अच्छा खासा उनको पैसा भी मिला। उसके बाद 1657 का टाइम आता है जब इनका मुकाबला मुगलों से होता है और उस समय शासक औरंगजेब थे। उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पे आक्रमण कर दिया। अहमदनगर जुन्नार पे अटैक किया। शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा में सीदियों का भी राज्य था, तो वहाँ पर भी इन्होंने संघर्ष किया था। खैर, औरंगजेब के जाने के बाद बीजापुर राज्य ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजा था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजा था। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश के लिए अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और बोला कि हमसे आप आके मिलिए। ये उनको जानते थे, शिवाजी जानते थे, इसीलिए उन्होंने चीट करने की कोशिश की। उन्होंने चीट करके इसको मारा क्योंकि शिवाजी को पता था ये एक धोखेबाज है। तो शिवाजी ने क्या किया, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में ऑलरेडी मराठा सेना जंगल में छिपा दिया ले जाके, जहाँ पे ये लोग मिलने वाले थे। और अपना जो इनका दूत था गोपीनाथ, उसको अफजल खां के पास भेजा। यहाँ पे बिना शस्त्र के आना था, लेकिन अफजल खां शस्त्र के साथ आया और उसके 2 अंगरक्षक भी उसके साथ थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस तलवारबाज सैयद बांदा भी था। तो शिवाजी जब गले मिलने लगे, अफजल खां शिवाजी से गले मिलना चाह रहे थे और गले मिल के उसकी हत्या करना चाहते थे। शिवाजी को ये पता था, उन्होंने ऑलरेडी कवच पहन रखा था। तो शिवाजी गले मिलने के दौरान ही कटार से उसको मार डालते हैं और इस तरह से अफजल खां के मरते ही जो मराठा सेना थी वो मुसलमानों पे टूट पड़ी
और अच्छा खासा कत्लेआम वहाँ पे मचा दिया। तो ये यहाँ पे अफजल खां वाली कहानी। उसके बाद शाइस्ता खां के साथ भी लड़ाई होती है। औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया और शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया। कुछ किले पे उन्होंने अधिकार भी कर लिया, बट शाइस्ता खां से जो लड़ाई हुई उसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका बेटा मारा गया। तो फाइनली शाइस्ता खां को वापस बुला के उन्होंने अपने बेटे मुअज्जम को दक्षिण का वायसराय बनाया। शिवाजी ने सूरत को भी लूटा, वहां से उनको 1 करोड़ रुपए भी मिले। उस समय वहां का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज और डचों इनमें से किसी को भी नहीं छुआ, उसकी कोठी को नहीं छुआ। उनको पता था कि छुएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, खैर नहीं छुआ। इसी बीच जयसिंह को भी दक्षिण का सूबेदार पूरे ऑथोरिटी के साथ औरंगजेब बनाता है, पूरे पावर के साथ बनाता है। इन्होंने शिवाजी के साथ संधि की। संधि क्या कि मजबूरी में संधि करना पड़ा, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। 22 जून 1665 को ये संधि होता है। उस समय मनुची भी वहीं पे थे, मनुची राइटर वहीं पे थे। इसमें क्या हुआ, शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 मुगलों को देना पड़ा। और ये हुआ कि शिवाजी मुगल की तरफ से युद्ध करेंगे और सेवा करेंगे। अब शिवाजी को औरंगजेब के यहाँ जाना था। औरंगजेब के यहाँ जाना था तो शिवाजी के औरंगजेब के यहाँ जाना था तो जयसिंह के बेटे राम सिंह, अच्छा इसमें यह भी था कि शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 500 का मनसब दिया जाना था। हुआ क्या कि शिवाजी को दरबार में जाना था, आगरा के दरबार में उनको जाना था औरंगजेब के पास। यहाँ पे जयसिंह के बेटे राम सिंह ने सुरक्षा की गारंटी ली कि आप चलिए, हम आपको लेके चलते हैं। 12 मई 1666 को आगरा के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन शिवाजी को गुस्सा तब आया कि राजा की तरह नहीं बल्कि उनको मनसबदारों की तरह 5000 की लाइन में लगा दिया। इससे वो गुस्सा होकर अनाप शनाप बोल बैठे, जिसके कारण उनको वहीं आगरा में जयपुर महल में कैद कर दिया। जयपुर महल जयपुर में नहीं है, आगरा में है, ये ध्यान रखिएगा। जयपुर महल जयपुर में नहीं है, आगरा में है, ये ध्यान रखना। बाद में शिवाजी को वहां से भागना था तो हीरोजी फरजंद शिवाजी के जैसे ही दिखते थे। इनका रूप बदल के मिठाई के टोकरी में बैठकर ये भाग गए, वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ से आगरा से भागे, वहाँ से रायगढ़ पहुँचे और रायगढ़ पहुँचे। फिर जब रायगढ़ पहुँचते हैं तो यहाँ पे इनकी शक्ति तो काफ़ी ऑलरेडी बढ़ी चुकी थी। बाद में जो दक्षिण में मुअज्जम था औरंगजेब का बेटा, उससे औरंगजेब ने कहा कि उनसे संधि करो जाके। संधि किया गया तो शिवाजी को राजा मान लिया गया। ध्यान रखना, शिवाजी को राजा मान लिया गया। उनको चौथ वसूलने का भी अधिकार दिया गया बीजापुर और गोलकोंडा में। और शिवाजी के बेटे संभाजी को बराड़ में मनसब और जागीर भी दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे किया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और फैक्ट हैं। शिवाजी ने 6 जून 1664 को रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया। काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट अर्थात गंगा भट्ट को बुलाया गया, मतलब राज्याभिषेक करवाने के लिए। उस समय हेनरी ऑक्साइडन भी थे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने तुलादान किया था पत्नी सोयराबाई के साथ। इन्होंने दूसरी बार शादी की, उनको राजमहिषी का टाइटल दिया, नया संबत चलाया, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, श्री शिवा छत्रपति उस पर अंकित करवाया। यहाँ पे जो शिवाजी के बारे में सुनते होंगे ना आप लोग कहानी कि उन्होंने 2 बार शादी की, तो दूसरी शादी करने का कारण था जीजाबाई, उनकी माँ का डेथ हो गया 17 ही जून को हो गया। तो इसके कारण उन्होंने फिर 24 सितंबर को तांत्रिक तरीके से राज्याभिषेक करवाया और निश्चल पुरी ने इस राज्याभिषेक को तांत्रिक तरीके से पूरा किया। अंतिम अभियान इनका कर्नाटक का अभियान था, जहां और अंतिम किला जिंजी था जिसको इन्होंने जीता था। और 1680 में शिवाजी के डेथ हो जाती है। वैसे इनका अंतिम का 2 साल बहुत ही कष्टमय था, क्योंकि हुआ क्या, कष्टमय इसीलिए था कि इनके बेटे संभाजी अपनी पत्नी येशुबाई के साथ वहाँ से भाग निकले और भाग निकल के दक्कन के मुगल सूबेदार दिलेर खां के यहाँ चले गए और दिलेर खां के यहाँ ही रहने लगे। बाद में इनको पकड़ के जेल के अंदर डाला गया, पनहाला के किले में कैद कर दिया गया। एक्चुअली शिवाजी
कि मौत के समय ये जो संभाजी थे वो इसी किले में कैद थे। शिवाजी की टोटल 7 पत्नी है, उसमें पुतली बाई का नाम आपने सुना होगा। पुतली बाई इसलिए फेमस है क्योंकि वो शिवाजी के साथ सती हो गई थी, तो पुतली बाई का है। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शिवाजी छत्रपति का उपाधि लिए, सारा प्रशासन उनके हाथ में था। इन्होंने अपने साम्राज्य को 2 भाग में डिवाइड किया। एक का नाम था स्वराज या मुल्क ए कादिर या पुराना प्रदेश, जो डायरेक्ट इनके अधिकार में था, और एक ऐसा जो मुगल साम्राज्य के अंदर आता था, परंतु वहां भी ये चौथ वसूल करते थे, उनको अधिकार दिया गया था। तो ये था। इसके अलावा शिवाजी की सहायता के लिए 8 लोगों की मंत्री परिषद थी, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, और हर एक अपने डिपार्टमेंट का हेड होता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी पोस्ट वंशानुगत नहीं था। पेशवा सबसे हेड सारे पूरे शासन को देखता था। अमात्य जो था वित्त मंत्री था। मंत्री या वाक्यानबीस दरबारी लेखक भी था, दैनिक कामों को भी देखता था। होम मिनिस्ट्री वाला काम इनको दिया गया था। इसके बाद सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे। सचिव या चटनीस ये जो थे पत्राचार विभाग के हेड थे। सेनापति तो सेना का हेड होता ही है। न्यायाधीश राजा के बाद सुप्रीम न्यायाधीश था। पंडित राव या सद्र धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देने वाला प्रमुख सलाहकार होता था। तो ऑलमोस्ट सेनापति के अलावा सभी पोस्ट पे मोस्टली ब्राह्मण ही रहते थे, और न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर उम्मीद किया जाता था कि जरूरत पड़ने पे सारे सेना का नेतृत्व कर सकते हैं। इसी तरह से प्रांत को भी डिवाइड किया गया था। प्रांत को 5 भाग में डिवाइड किया गया था। इसको प्रांत या सूबा कहा जाता है, और शिवाजी इसको स्वराज भी कहते थे। इसमें उत्तरी प्रांत में मोरो त्र्यंबकम पिंगले, दक्षिणी प्रांत में अन्नाजी दत्तो, दक्षिणी पूर्वी प्रांत में दत्तोजी पंत, दक्षिणी प्रांत में रघुनाथ पंत हनुमंते। इस तरह से अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया था। प्रांत को महालों में, जिसके अधिकारी सर हवलदार कहे जाते थे। महालों को तरफों में बांटा गया, जिसके अधिकारी हवलदार कहे जाते थे। हवलदार के अंदर कारकुन नामक भी अधिकारी होता था। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। पटेल या पाटिल जो थे वो मुखिया के रूप में यहाँ होते थे। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो ध्यान रखना कि शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था था वो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर ही आधारित था, जिसमें जो उनका लैंड था उसकी माप का आधार काठी या जरीब हुआ करता था, और इसका जो साइज था वो 5 हाथ और 5 मुट्ठी होता था। 20 काठी या 20 जरीब को 1 बिघा कहा जाता था, और 101 बिघे को चावड़ कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू 1/3 निर्धारित था। उसके अलावा 2 और था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ का मतलब था ये पड़ोसी राज्यों से ही वसूला जाता था। जो राज्य का इनकम था उसका 1/4 किसको मिलता था? मराठों को दे दिया जाता था। इस डर से दिया जाता था कि वो अटैक ना करें। इस पैसे के बदले मराठा कहते थे कि हमारी सेना आपके राज्यों में अटैक नहीं करेगी। उसके बाद सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना अधिकार मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि महाराष्ट्र के वो सरदेशमुख हैं, तो इसीलिए 1/10 के हिसाब से भूमि कर वो ले लिया करते थे। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हवलदार किले की सुरक्षा, सूबेदार किले में नागरिक प्रशासन, कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी, ये सब था। यही नहीं, यहाँ पे मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि किले लगभग 240 से 250 के आसपास किला इनके पास था, और इसके लिए अलग अलग ऑफिसर थे। हवलदार अक्सरहा मराठा जाति का होता था, सूबेदार ब्राह्मण जाति का होता था, कारकुन कायस्थ जाति का होता था। तो इस तरह से ये लोग अलग अलग ऑफिसर थे। उसके अलावा इनके पास तोपखाना भी था। लगभग 200 तोपें थी, जो इन्होंने फ्रांसीसी, पुर्तगीज और अंग्रेजों से खरीदी थी। नौसेना भी था। 5 प्रकार का नाव था, जिसमें 400 का बेड़ा इनके पास था। अश्व सेना भी था, और शिवाजी के अश्व सेना को पागा कहा जाता है। इसमें 2 तरह के सैनिक होते थे। ठीक है, 2 तरह के सैनिक होते थे, एक बड़गीर, एक सिलेदार। बड़गीर वो सैनिक होता था जो अपना अस्त्र शस्त्र या घोड़ा राज्य की तरफ से लेता था, यानी राज्य उनको ये सब देते थे, तो उनकी सैलरी थोड़ी कम होती थी। और सिलेदार के पास ये अपना होता था, तो सैलरी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा
घुड़सवार की टुकड़ी भी अलग अलग थी। मिनिमम 25 की एक यूनिट होती थी, इसको बड़गीर कहते थे। इसके ऑफिसर को हवलदार कहते थे। ऐसे 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था। ऐसे 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था। 5 एक हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था। और सभी पंच हजारी के ऊपर सर ए नौबत नामक अधिकारी होता था। तो घुड़सवार का टॉप अधिकारी सर ए नौबत। उसी तरह से पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। सबसे छोटी यूनिट 9 सैनिकों की होती थी, जिसके अधिकारी को नायक कहते थे। 10 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था। 3 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था। 7 एक हजारी के ऊपर 7 हजारी भी होता था। और फाइनली सरे नौबत जो था वो पैदल सेना का हेड होता था। शिवाजी न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, बट धर्म सभा, हुजूर हाजिर मजलिस उसको कहा जाता था। प्रांत में मजलिस हुआ करती थी जिसे सभा कहते थे। धार्मिक आधार पे न्याय किया जाता था। शिवाजी की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि शिवाजी रिलीजियसली उदार थे। इस्लाम के प्रति भी उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं, ये सब नहीं किया। इवन मुसलमानों को बड़े बड़े पोस्ट भी दिए। तो इन्होंने नौसेना में मुसलमानों को बड़े बड़े पोस्ट भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि खफी खां हैं, वो कट्टर आलोचक हैं किसके? शिवाजी के। लेकिन ये भी इनकी धार्मिक नीति का प्रशंसा करते हैं। तो आप समझ सकते हो, स्मिथ ने तो इनके राज्य को डाकू राज्य ही कहा है। औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहा करते थे। तो ये सब है। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी में मामला फंसता है, जिसको लेकर कन्फ्यूजन होती है। जैसे ही शिवाजी की डेथ होती है 21 अप्रैल 1860 को उत्तराधिकार का नियम का उल्लंघन किया गया और राजा राम को राज्याभिषेक करवा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद संभाजी ने फिर से शासन संभाल लिया। अब हुआ क्या देखो, एक्चुअली संभाजी शिवाजी की 2 पत्नी से उत्पन्न बेटे के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। एक संभाजी है, एक राजा राम है। राजा राम ने पहले शासन संभाला, लेकिन उसको हटा के संभाजी ने शासन संभाल लिया। संभाजी की माँ का नाम सईबाई था। शिवाजी की जब मौत होती है उस समय चूंकि संभाजी ने बगावत कर दिया था, तो उनको पन्हाला के किले में कैद कर दिया गया था। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तो संभाजी शासन संभालते हैं और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि लगातार चारों तरफ विद्रोह हो रहा था। ठीक है, विद्रोह हो रहा था और इनको मराठा नायक के प्रति विश्वास नहीं था। इनको उत्तर भारत के ब्राह्मण कवि कलश पे विश्वास था। तो सभी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट उनको दे दिया गया। इसके कारण अष्टप्रधान विघटन हो गया। संभाजी की पुर्तगाली और अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई हुई। संभाजी ने गलती क्या कर दिया, औरंगजेब का बेटा जो अकबर था ना, उसको इन्होंने संरक्षण दे दिया। औरंगजेब को आ गया गुस्सा। औरंगजेब ने अपने सेना मुर्कब खां को, सेनापति को भेजा और उन्होंने संभाजी को भी पकड़ लिया और कवि कलश को भी पकड़ लिया और लेके आ गए बहादुरगढ़। फिर वहां से कोड़ेगांव लेके आ गए और बाद में इन दोनों की हत्या कर दी जाती। जैसे ही हत्या की, राजा राम को मौका मिल गया, तुरंत राजा बन जाता है। जब इनकी हत्या की गई तो इनका बेटा जो साहू है उस समय केवल 7 ही साल का था। ठीक है, 7 साल का था। बाद में 7 साल का था तो शिवाजी के वही संभाजी का सौतेला भाई जो राजा राम था, उन्होंने खुद को राजा कर लिया। रायगढ़ में इन्होंने राज्याभिषेक भी करवा लिया। लेकिन इनको डर था कि औरंगजेब रायगढ़ पे अधिकार करेगा, तो ये वहां से भाग गए और पन्हाला होते हुए जिंजी पहुंच गए। इधर औरंगजेब ने आक्रमण भी कर दिया। तो येसुबाई और साहू को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 8 साल तक इधर राजा राम जिंजी के किले में ही कैद रहे। बाद में वहां से भाग के सतारा पहुंचे बट उनकी डेथ 1700 में हो जाती है। इधर क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुई, लेकिन पहले ही साहू को राजा बना दिया गया था। राजा की उपाधि दे दी गई थी, उसको मनसब भी दे दिया गया था। ठीक है, राजा की उपाधि भी दे दी गई थी और मनसब भी दे दिया गया था। लेकिन औरंगजेब की मौत तक ये मुगल के कैद में ही रहे। ठीक है, मुगल की कैद में ही रहे। अब यहाँ पे देखो क्या कहानी है, अभी कैद में ही है। इधर क्या हुआ,
अब जैसे ही राजा राम की मौत होती है, वैसे ही उसका जो बेटा है वो 10 साल का था, अल्पवयस्क था, जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय, इसको शासक बना दिया जाता है। और राजा राम की पत्नी है ताराबाई, वो संरक्षिका बन जाती है। यहाँ औरंगजेब की, इसी बीच में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। जुल्फिकार खां के कहने पे आजम शाह ने छोड़ दिया साहू को। अब मामला यहाँ फंस गया, साहू को छोड़ दिया। जैसे ही साहू को छोड़ते हैं, वैसे ही साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ नामक जगह पे लड़ाई होती है। ताराबाई हार जाती है, हार के महाराष्ट्र में भाग जाती है। महाराष्ट्र भाग गई। फिर साहू जी ने क्या किया, सतारा को पकड़ा और अपनी राजधानी बना ली और 1708 में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। लेकिन मामला यहाँ फंस गया। पहले इसको देख लीजिए। साहू ने ही एक पोस्ट बनाया जिसका नाम था सेना करते, एक नया पोस्ट था। तो नया बनाते ही अब अष्टप्रधान जो है वो 9 प्रधान हो गया और बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पोस्ट पे इन्होंने नियुक्त किया। लेकिन आपको पता है ताराबाई तो दक्षिण में भाग गई। तो दक्षिण में जब भाग गई तो उत्तर में सतारा साहू के अधीन में रह गया और दक्षिण में कोल्हापुर का राज्य जो था शिवाजी द्वितीय के अंदर ताराबाई वहां से शासन कर रही थी। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसी बीच में शिवाजी द्वितीय की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो राजा राम की दूसरी पत्नी के जो बेटे थे संभाजी द्वितीय, वो गद्दी पे बैठते हैं। संभाजी द्वितीय ने वर्णा की संधि की और कहा कि अपने में झगड़ा समाप्त करो, आप अपने जगह से शासन कीजिए, यानी सतारा से कीजिए साहू जी, और संभाजी द्वितीय जो है कोल्हापुर से करेंगे। तो इस तरह से 2 अलग अलग हो गया। इधर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पोस्ट दे दिया गया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद देना था कि ये पद वंशानुगत हो गया और बालाजी मराठा साम्राज्य के रियल अधिकारी हो गए, छत्रपति गौड़ हो गए। ठीक है। शिवाजी द्वितीय जो कोल्हापुर से शासन कर रहे थे, उनका कोई बेटा नहीं था। तो ताराबाई के कहने पे शिवाजी द्वितीय के बेटे राजा राम को छत्रपति बना दिया गया और बालाजी विश्वनाथ ने इसी राजा राम के साथ संगोला की संधि की और संगोला की संधि करके मराठा संगठन का ये वास्तविक नेता बन गए और छत्रपति अब से नाम मात्र का शासक रह गया। तो ये आपका मराठा का एपिसोड 1 खत्म हुआ। एक एपिसोड अभी और बचा है, उसको भी हम लोग कल कर लेंगे।